नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है किरदार ज़िंदगी के नए पायदान में। हर बार वादा करती हूँ एक नई शख्सियत के साथ हर बुधवार शाम 7 बजे उपस्थित होंगी और आज का जो वादा है वो पूरा करने आई हूँ एक बेहतरीन शख्सियत के साथ। एक बहुत मशहूर गाना हुआ करता था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जी ए दिल ज़माने के लिए। जिस किरदार को अभी मैं रूबरू कराने लाई हूँ अ, एक ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी है, जो दूसरों के लिए जीना ज़्यादा पसंद करती हैं और उनके व्यक्तित्व में एक ख़ास बात है जो बहुत चार चाँद लगाती है, वो ये है कि कई बार हम बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़े ओहदे पर हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि, हम अपनी उस मिट्टी को भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, दुनिया देश में अपना नाम करते हैं। लेकिन जिस किरदार से मिलवाने आई हूँ, उन्होंने ना सिर्फ़ अपनी जड़ों को पकड़ के रखा है, बल्कि अपनी मिट्टी की ना सिर्फ़ शोभा बढ़ाई है, बल्कि उस मिट्टी का कर्ज़ भी अदा किया है। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय रजनी सिंह जी की, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार होने के साथ-साथ समाज सेविका भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। उन्होंने अपने शहर में, अपनी मिट्टी में न जाने कितने कार्य ऐसे किए हैं जिससे अ, जो बच्चे हैं उनका भला हो सके, महिलाओं का भला हो सके। चाहे वो महिलाएँ दहेज से पीड़ित हों, चाहे वो महिलाएँ प्रताड़ित हों अपने घर परिवार में परिजनों के द्वारा। बहुत कुछ उन्होंने किया है, छोटा-सा मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा परिचय है और उनसे हम सुनेंगे उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें, तो हम चाहेंगे कि वो ही हमसे सारी बातें करें। डिबाई उत्तर प्रदेश तहसील है, बुलंदशहर के जो है वो ज़िला है और वहाँ से आती हैं और जैसे कि मैंने कहा कि अपनी अपनी जड़ों को पकड़ के इस तरह से कोई रखता है, मैं कहती हूँ ना कि हम किरदार ऐसे ही ढूँढते हैं। तो आज बहुत ख़ास किरदार है हमारे साथ। रजनी जी का बहुत बड़ा परिचय है, छोटा परिचय मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने 2 स्कूल खोले हैं अपने तहसील में। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक जूनियर स्कूल है। उसके अलावा महिलाओं के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है, महिला सहयोग समिति डिबाई से जुड़ी हुई हैं और 1975 में इन्होंने एक एनजीओ बनाया था, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस वक़्त। उस वक़्त से ये कार्यरत है, आप समझ सकते हैं एक लंबा अरसा, अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने समाज को दी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। रजनी शिक्षा प्रसार समिति डिबाई के आप संस्थापक प्रबंधक हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 स्कूल हैं इनके, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन 2009 में आया है ये। उसके अलावा रजनी पब्लिक जूनियर स्कूल है चौंडेरा में, जो 2004 दौलतपुर 2013 व पूसा रोड 2014, मतलब अलग-अलग इसके ब्रांच खुले हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान डिबाई विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड भी है और उसके अलावा इनका जो परिचय है, परिचय पढ़ते-पढ़ते मुझे लगता है 1 घंटा बीत जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा-सा परिचय दूँ। इनकी जो भागीदारी रही है वो राष्ट्रीय जनहित क्रियाकलापों में ज़्यादा रही है और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर इन्होंने कार्य किया है। देखिए कुछ बातें हैं जो मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं उन बातों को रखूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आप सब तक ये बात पहुँचाना। मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने हेतु महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई, ट्रेनिंग दिलाकर पुनर्वास योजना से लाभ पहुँचाया इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं छोटे-छोटे इनके जो बृहत में से छोटे-छोटे इनके परिचय से मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये परिचय है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी महिला को आपने मुख्यधारा से जोड़ा और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है।
कुष्ठ सेवाश्रम और ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह के मरीज होते हैं या जो नशे से युक्त होते हैं, उनको दवाई, कपड़े पहुँचाना, भोजन की व्यवस्था करना, ये सब वो काम है जो वही व्यक्ति कर सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। कई कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इनका रहा है आना-जाना और बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित हैं। पुरस्कारों की तो बहुत बड़ी फ़हरिस्त है, चंद पुरस्कार कहना चाहती हूँ। आगरा मंडल क्रीड़ा समारोह ये 1956, 1959 प्रशस्ति पत्र इनको मिला है और अब उस समय हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। जब से ये सक्रिय है तो मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतनी वरिष्ठ साहित्यकार, इतनी वरिष्ठ समाज सेविका को अपने पटल पर आज उनसे बातचीत करने का मुझे सुअवसर मिला है। मेरे लिए भी ये बड़े गर्व की बात है। अखिल भारतीय साहित्य कला संगम दिल्ली द्वारा आपको काव्य कोकिला का सम्मान प्राप्त है। हम इनकी कविताएं भी सुनेंगे आज। उसके अलावा वील एवं अमर उजाला, वील एवं अमर उजाला, उजाला प्रतिभा सम्मान से आप 2005 में सम्मानित हुई हैं। पंडित रामदास बिस्मिल फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान से सम्मानित हैं आप। आपको वीरांगना लक्ष्मीबाई स्मृति सम्मान प्राप्त हो चुका है। चतुर्थ शताब्दी सम्मान, शिक्षा श्री सम्मान, एजुकेशन डीबाई के लिए। मुझे लगता है उन्हें अब बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरी भी जो धड़कन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इनका जब परिचय पढ़ा जा रहा है, इतना सम्मान पढ़ा जा रहा है, तो लग रहा है कि चलिए रजनी जी से सीधे मुलाकात करते हैं, उनके बारे में और बातें उनसे ही जानते हैं रूबरू होकर। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन है, हमारे आतिथ्य को आपने स्वीकार किया, उसके लिए हम आभारी हैं। नमस्कार। इतना बृहद परिचय है आपका और बहुत अलौकिक, एक महिला होने के नाते बहुत कुछ आपने किया है। लेकिन जब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं रजनी जी, तो हम अपने पटल पर जो भी अतिथि आते हैं उनसे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि परिवार है, वहीं से हमारे अंदर ऊर्जा होती है जब हम कहीं दूसरों के लिए कुछ करने की ठानते हैं या कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में बताएं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम से बने रहिए, जुड़े रहिए और एक बेहतरीन शख्सियत को सुनिए। जी रजनी जी, स्वागत है। मेरा परिवार, मेरे पति डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह, जो कि डिबाई में ही मेडिकल ऑफिसर रहे, अब स्वर्गवासी हो गए हैं अभी 2-3 साल पहले। उनका मेरे को बहुत बड़ा प्रेरणा, संबल, सब कुछ जो मिलता है एक पति से, उनसे मुझे मिला। इसके अलावा मेरी 5 पुत्रियां हैं। पांचों पुत्रियों को मैंने हायर एजुकेशन दे करके वो अपने अपने स्थान पर बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसर्स हैं। और एक बेटी मेरी यही जो मेरे साथ अभी बैठी हुई है, वो डॉक्टर जया बंसल, वो मेरे साथ उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सबको मैनेज करती है। और एक बेटी मेरे साथ, और उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो लोग एमएस और एमडी, तो वो मेरे हस्बैंड के क्लिनिक को देखते हैं, मेडिकेयर सेंटर को। और 2 बेटियां मेरी यूएसए में हैं, एक आईआईटीएन है और एक डॉक्टर है, वो दोनों भी वहाँ यूएसए में हैं। और एक बेटी मेरी अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में डॉक्टर अनिल गडोडिया, उसके हस्बैंड हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और बेटी मेरी ब्यूटिशियन और उसने एमएससी एंडेमोलॉजी ये है। तो वो अपने अपने फील्ड में पांचों बहुत देश की सेवा, जैसे कहूंगी मैं, देश की सेवा ही है, समाज की सेवा, देश की सेवा। जिस तरह मैं करती हूँ, मेरे ही बिल्कुल पदचिन्हों पर वो लोग चल के कार्य कर रहे हैं। तो बड़े ये सब मेरा है।
और मेरे यहाँ शुभ चिंतक, एक्चुअली आपको जान के हर्ष होगा कि यहीं डिबाई में मेरी पैदाइश भी है। हालांकि हम लोग, मेरे फादर चले गए थे करीब, मैं बहुत छोटी सी तो तभी चले गए थे अलीगढ़, लेकिन यही मेरी पैदाइश है, यही मेरा कर्म क्षेत्र है। जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों यही हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ जब मैं पैदा हुई हूँ तो यहीं को के लिए समर्पित होना चाहिए। तो मेरे परिवार ने मुझे इन सब कार्यों में, चाहे वो मेरी पुत्रियां हो, चाहे मेरे दामाद हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, और मेरे बहुत सारा मेरा परिवार जुड़ा हुआ है एक्चुअली, शिक्षा की वजह से, साहित्य की वजह से, सब लोग मुझे पूरा सहयोग देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार है तभी हमारे अंदर वो संबल है, वो उत्साह है जिससे हम खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाते हैं। रजनीश जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका पूरा परिवार सब आपके लिए पिलर की तरह है, जिन्होंने आपको अभी तक दृढ़ता प्रदान की है और जिनके बूते आप खड़ी हैं और सब कुछ कर रही हैं। लेकिन अ, जिस समय आप पैदा हुई थी, उस समय से लेके अब तक का जो ज़माना है वो बहुत परिवर्तित हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है। जी, जो समाज की जो महिलाओं की दुर्गति थी उस समय, जो कि एक जी, परिचय में मैंने ज़िक्र भी किया, महिला ढोने की प्रथा आपने समाप्त करने की कोशिश की, महिलाओं को कढ़ाई की ओर, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने सजग किया, उनको काम दिलवाया। उस जी। समय का जो समय था वो अभी कितना आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर हुई है, पहले से अब तक अगर आप देखती हैं? बहुत बहुत बेहतर हुई है, बहुत बेहतर। 50% तो मुझे लगता है कि चेंज हुआ है, क्योंकि उस टाइम जो मैंने उस टाइम जब ये लेडीज क्लब खोला था, महिला सहयोग समिति, उस टाइम बहुत दयनीय थी। मैं तो दयनीय कहती हूँ, क्योंकि 2 नंबर की उनके साथ में व्यवहार होता था। घर से बाहर निकलना, माने कि जाना है तो घूंघट लगा के जाना है, और अपनी बात को कहने के लिए उनको आज़ादी भी नहीं थी। पुत्रियाँ होती थी तो पुत्रियों को वो सम्मान नहीं दिया जाता था जो कि मिलना चाहिए था, जो लड़कों को मिलता था वो सम्मान नहीं मिलता था। इन्हीं बातों को मैं बचपन से महसूस करके, हालांकि मेरे परिवार में मेरे पिता और माता ने नहीं वो वाला भेदभाव किया था, लेकिन जब डिवाई में आई थी मैं, डिवाई में तो ज्यादा ही था, था अलीगढ़ में भी, लेकिन डिवाई में ज्यादा ही था, तो मुझको बहुत पीड़ा होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन महिलाओं को जोड़ें और जोड़ के इनको एक संदेश दें, और जब हमारे पास बैठेंगी तो हम इनसे बात करेंगे, इनको विभिन्न कार्यों में लगाएंगे, तो ये इनकी सोच बदलेगी और ये अपने बच्चों के प्रति उसी तरह का व्यवहार करने लगेंगे। ये मेरा सोच रहा था, और इसमें मुझे 100% मैं तो कह सकती हूँ कि सफलता मिली है, क्योंकि डिवाई की मेरी महिलाएं आज की तारीख में सबकी सोच बदल गई है। वो लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति अच्छा सोच के, लड़कियों के प्रति, और पढ़ाई में देखिए कितनी, मैं समझती हूँ कि 50% हमारे यहाँ स्कूल्स में और इसमें लड़कियां आ रही हैं। तो ये एक अच्छा एक वो है जो कि बहुत चेंज हुआ है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन रजनी जी, जैसे कि शुरू में ही मैंने एक बात कही थी कि हम जहाँ से पढ़ते हैं, जहाँ से बढ़ते हैं, जहाँ से हमने न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की बल्कि हमने आर्थिक रूप से भी मजबूती अपने आप को प्रदान करवाया या किया, या जो भी हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, अमूमन लोग अमूमन लोग जो होते हैं वो अपने उस जड़ को भूल जाते हैं, उस जन्मभूमि की ओर मुड़कर नहीं देखते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर जी, हम ये देखते हैं कि सब अपनी अपनी जड़ों से बाहर निकल गए हैं, पनप रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। और आपने उसके इतर एक बड़ा कार्य किया है। एक संतुष्टि की भी भावना होती है मन में कि हमने अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ किया, जहां हम पैदा हुए। तो ये जो संतुष्टि है, ये ही संबल प्रदान करती है आपको आगे करने के लिए, या ये एक भावना जो दिमाग में आपके, मतलब एक हृदय में एक भावना आती है, दिमाग में फिट हो जाती है कोई चीज की,
मुझे अपने क्षेत्र के लिए करना है, मुझे महिलाओं के लिए करना है, अपनी जड़ों को मजबूती प्रदान करनी है, तो ये कैसे हो पाया? जी, देखिए मैं संस्कारी माता-पिता की पुत्री हूँ। मेरे माता-पिता ने मुझे ऐसे संस्कार डाले थे कि अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ना। मैं अपनी सोच को इतनी स्ट्रिक्ट जैसे कहना चाहिए बलवती रखती हूँ कि जो हम सोच रहे हैं, उस सोच में विश्वास और सत्यता होनी चाहिए और उस सत्यता के को हम परिणित भी करना चाहिए, हमें मूर्तमान करना चाहिए, यानी कि सत्यता को सत्यता में परिणित करना चाहिए। ये मेरी सोच रही है और उसमें मैं हमेशा बहुत एडामेंट रहती हूँ। मैं स्कूल में भी जब कभी भाषण देती हूँ, तो उसमें बच्चों को यही बातें कहती हूँ कि बच्चों, सबसे पहले तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारी हमारी देश की परंपराएं हैं। मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, हमें समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि समय के बिना हम पिछड़ जाएंगे। तो समय के साथ चलेंगे, एडवांस भी होंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन अपनी जड़ों को लेते हुए, अपने संस्कारों को लेते हुए, अपने माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, अपने सह संबंधियों के साथ क्या हमारे कर्तव्य हैं, लड़कियों के प्रति लड़कों के, लड़कों के प्रति लड़कियों के, ये सब हम यहाँ अपने स्कूल में भी, आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात को सोच के कि इसमें भी, जबकि बच्चे आजकल मॉडर्न हो रहे हैं, मोबाइल और इसका जमाना है, तो लेकिन फिर भी हम नहीं मानते और हम उनको ऐसी जड़ों में लाते हैं। इसीलिए 100% हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे विचारों में जा रहे हैं। कोई एक्सेप्शन होगा वो तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अपने परिवार का भी असर पड़ता है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम इनको अच्छा नागरिक बनाएं, क्योंकि अच्छे हमारी भारतीय जड़ों से जुड़े रहें और अच्छे संस्कारों से देश का नाम भी रोशन करें और अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करें। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ ज़ियाउर रहमान जाफ़री जी जुड़ गए हैं बिहार से, और ये बहुत अच्छे गज़लकार, समीक्षक हैं, प्रोफ़ेसर हैं। तो जी बड़े अच्छे लोग जब जुड़ते हैं तो खुशी होती है। सिंध भाई साहब लगातार बने हुए हैं, बहुत सारे संदेश उनके आ चुके हैं, और सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, आप लोग ज़रूर हमारे साथ बने रहें और हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें। आप मेरा इन वरिष्ठ सभी को अभिवादन करती हूँ मैं। जी। अ, वैभवी जी, मैं सभी का अभिवादन करती हूँ। जी, जी, आपका अभिवादन उन तक पहुँच चुका है, और आप बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। क्या कोई जी, कविता आप हमें सुना सकती हैं, अगर आपका दिल कहे? 2-4 लाइनें सुना सकती हूँ। जी, स्वागत। हिंदी में आज मुस्कुराहट है, हिंदी में आज मुस्कुराहट है, सुदूर कोई पंछी राग सुना रहा है, हिंदी में आज मुस्कुराहट है। अब एक्चुअली मैंने तैयार नहीं किया, आपने कविता पहले कहा होता तो मैं तैयार कर लेती, लेकिन नहीं, कोई बात कविताएं तो नहीं, आप कोई है नहीं। डायरी कहीं अगर पड़ी होगी तो आप अपनी बिटिया से मँगवा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, वो सुन रही होंगी। जी, हम आपकी कविता ज़रूर सुनेंगे, और बहुत अच्छी पंक्ति आपने शुरू की। हिंदी में मुस्कुराहट है, ये अपने देखिए, आप में बहुत एक मेरी पुस्तक है प्रकृति मेरी प्रकृति, सब समस्त रूप से प्रकृति पर लिखी हुई है। लगभग 60 कुछ पुस्तकें आपने प्रकृति लिखी का, हैं रजनी जी। जी 60 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं, और ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि एक पुस्तक लाना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपने पूरी अलग-अलग विषयों पर 60 पुस्तकें आपने, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक के बाद एक साहित्य से, चूँकि शुरू से जुड़ाव रहा आपका, या फिर बाद में जुड़ाव आया, या जन्म से ही कवित्री हैं? अ, कैसे साहित्य के क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? वैभवी जी, ऐसा था एक्चुअली बचपन में, जब मैं 13-14 साल की थी, तभी काव्य में मेरे मुंह से निकलते थे। बोलती भी तो कई चीजें ऐसी हो जाती थी जैसे कि कविता के रूप में। तो ऐसे करते करते थोड़ा, जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, क्योंकि इतना माहौल उस टाइम नहीं था कि हम लोग अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रख सकें, और हमारा परिवार भी बड़ा था, तो फिर मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, चुपके चुपके लिख देती थी मैं।
ऐसे लिखने के बाद मेरी 18 साल में ही शादी हो गई थी। तो शादी के बाद चूँकि आप जानते हैं कि पुराना परिवेश और डिबाई भी छोटी जगह, तो हमको वो सब चीज़ें पैक करके रख देनी पड़ी, पूरा साहित्य, और हम उसमें घिर गए बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, और इसको करते-करते हमें काफ़ी टाइम हो गया। फिर मुझे शिक्षा के लिए लगा कि डिवाई में शिक्षा की बहुत कमी है और स्पेशली अंग्रेजी माध्यम की कमी थी, जिससे कि बच्चे अच्छे पढ़ के निकल सकें। बाय चांस मैंने अपने बच्चों को ऐसी जगह पर भेज के उनको पढ़ाया, तो सब लोग कहते थे कि मैडम आप ऐसा करिए, एक शिक्षालय खोल दीजिए जिससे कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो कई बार जब लोगों ने कहा तो मेरे को दिमाग वो हुआ, मैंने कि भाई ये बात तो सही है कि इन लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग समर्थ हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे जो लोग वैसे हैं। तो मुझको लगा, फिर मेरे पास जगह भी थी, तो मैंने खोल दिया। इसे खोलने के बाद में मैंने पहले तो शिक्षालय ये सब चलाए हैं, फिर उसके बाद में समाज सेवा के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा थी, वो मैं पहले ही कर चुकी थी 1975 में, और ये मैंने स्कूल खोला 1982 में, और इसके बाद में करीब 2003-4 में मेरी छोटी पुत्री ने बोला कि मम्मी आपकी तो बहुत सारी कविताएं लिखी रखी हुई हैं, आप क्यों नहीं इसको पुस्तक बना लेती। तो मैंने कहा बेटा अब नहीं बन सकती, अब मेरे को मन नहीं करता, मैं और काम में बिजी हूँ। तो वो कहने लगी नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प करूंगी, और आप प्लीज बैठिए, थोड़ी देर मुझे दे दीजिए। तो ऐसे करके उसने जब कहा तो मुझे लगा, हालांकि वो भी बिजी थी, वो डॉक्टर बन गई थी, तो मैंने कहा तुमको भी कहाँ फुर्सत है। तो फिर उसकी शादी तय हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि ये कह तो ठीक रही हैं। फिर मैंने एक अपने कवि मेरे हैं सुरेश नीरव करके दिल्ली में, उनसे मेरे अच्छे टर्म्स थे, तो उनसे कहा मैंने, वो बोले अरे रजनी जी आपने पहले ही कह दिया तो मैं पहले ही बना देता। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, फिर मेरी पुस्तक पहली आई झोंके बयार के 2005 में, और उसको फौरन ही सम्मान के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। तो वो मुझे सम्मान मिला था बिस्मिल का, डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने दिया था। तो वो हो गया, उसके बाद में तो फिर पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि मैं लगातार लिखती चली गई, बिल्कुल मन ही ऐसा हो गया मेरा कि मैं हाथ अपने कलम हटा ही नहीं पाती थी। और सुबह हुई, मॉर्निंग आवर्स, सबसे पहले मेरे हाथ में थोड़ा सा काम जो घर का देखा, और उसके बाद में करना शुरू कर दिया, ये हालत हो जाती थी। और कई बार मेरे हस्बैंड कहते थे अरे क्या लिखती रहती हो। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी तुमको किताब दी थी मैंने झोंके बयार के, बस उसी के तरह समझ लीजिए। तो क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशन में थे तो वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो कविताओं और मेडिकल में थोड़ा अंतर है। तो ये करके फिर मैंने लगातार आप समझिए लिखते में चली गई, और ऐसे विषय लिखे हैं मैंने, आप ताज्जुब करेंगी, अध्यात्म में भी लिखा है, और कहानियां भी लिखी हैं, और जीवनियां भी लिखी हैं। और देखिए समसामयिक विषय, मैं कौन हूँ, गूढ़ विषय बहुत, आत्मरक्षा, आत्म हत्या, ये लिखा है, पर्यावरण, सुरक्षा, अनेकों विषय हैं, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। और देखिए जो महिलाएं हमारी छुपी रह गई, जैसे कि आप जानते हैं कालिदास की पत्नी थी विद्योत्मा, उनको किसी ने इतना अच्छा वो दिया ही नहीं, उसको लगा कि इनको हमको लाना चाहिए, तो मैंने विद्योत्मा पर खंड काव्य लिखा। और तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, उन पर मैंने खंड काव्य लिखा। तो ऐसे विषय बहुत लिए हैं मैंने, बाल साहित्य लिखा है काफी। फिर मैंने सबसे अच्छा एक काम और किया है, देखिए आपको बताऊं, इसमें मेरी कोई वो बड़कपन तो नहीं है, लेकिन मैं कर पाई, ये मेरी सरस्वती की मेरे ऊपर कृपा है, कि हिंदी साहित्य का काव्यात्मक इतिहास, जो कि हम आपको बताएं, सभी विद्वत समाज ने, साहित्यकारों ने कहा है कि ये पहली बार काव्य में लिखा गया है, आज तक समग्र रूप से काव्य में किसी ने नहीं लिखा। तो इसमें काफी प्रशंसा मुझे मिली है, और काफी जगह यूनिवर्सिटीज भी लगाने के लिए इसे वो हैं, और amazon.com पर भी है ये, और कनाडा से भी इसकी को दोबारा प्रिंट किया गया है। डॉक्टर रत्नाकर नराले रायसीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसको वो भी किया है। तो ऐसे करके, और एक बाल साहित्य भी लिखा है मैंने काव्य में, तो ऐसे करके मेरी काफी पुस्तक हैं।
आ रही हैं, अभी भी 3-4 जी, इंडर पब्लिकेशन, तो बस जी। कर पा रही हूँ उनको। ईश्वर से यही बिल्कुल, प्रार्थना करती हूँ। सरस्वती की कृपा है, इसीलिए कर पा रही हैं और आपको शुभकामनाएँ दी गई हैं 60 पुस्तकों के लिए सुरेश शर्मा सागर जी की ओर से। और एक प्रश्न भी आया है कि बाल साहित्य पर आपने क्या लिखा है, उस प्रश्न पर हम अभी आएँगे। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने ये प्रश्न पूछा है और सुरेंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि साहित्य समाज का दर्पण है और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि शिक्षा दान महादान है। जैसे कि शिक्षा की बात आपने की, आपने डिबाई के उन तमाम महिलाओं को उनके बच्चों के लिए आपने सोचा, तो मुझे लगता है कि बहुत मामूली सी फीस होगी आपके स्कूल की। और आगे चल के चूँकि अगर आप समाज सेवा करना चाह रही हैं, दूसरों की मदद करना चाह रही हैं, तो स्कूल चलाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे शिक्षक होते हैं, उन्हें भी उनका वेतन देना होता है। इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या है इन सब चीज़ों के पीछे जो शक्ति है, वो क्या है? बिल्कुल शक्ति है साहब, इसमें तो मेरा अटूट विश्वास है। देखिए, आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि मेरे पुरखों ने भी करीब 115 या 20 साल पहले शिव का मंदिर बनाया था, और इसी कड़ी में हम लोगों ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके, और मेरे बच्चे भी इसमें लगे रहते हैं। 2 बेटियां मेरे पास रहती हैं और दोनों अपने-अपने फील्ड में माहिर हैं। मैंने बताया ना आपको कि शिक्षा की पूरी मैनेजिंग वो डॉक्टर जया बंसल करती है, और वो उसकी सारी एजुकेशन भी दिल्ली वगैरह से है और बाहर से, तो वो सब देखती है मेरे साथ में। मतलब मुझे इस समय तो जस्ट लाइक मैं एक हेल्पर सी रहती हूँ, बाकी सब वही मैनेज करती है। तो हम लोग अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि एक सर्वशक्ति जो है दुनिया में, वो जो चला रही है इस प्रकृति को, प्रकृति में मेरा विश्वास बहुत है, क्योंकि प्रकृति के बिना तो एक पल भी हम नहीं गुजार सकते। तो ये इसमें तो मेरा विश्वास है, और हम सब लोग विश्वास करते हैं भगवान में, प्रभु में, तो इसी से हमारा काम चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक कविता अपनी इस पर सुना देती हूँ, प्रकृति के ऊपर। स्वागत है, स्वागत है। प्रकृति के बारे में जो मेरी सोच है ना, वो सब कुछ है। ब्रह्मांड धरा सागर तल, एक रूप बस प्रकृति। ब्रह्मांड धरा सागर तल, एक रूप बस प्रकृति। पंच इंद्रिय परिपूरित तन, मन विचरित बस प्रकृति। ज्ञान विमूढ़ आत्मा गूढ़, नट नागर बस प्रकृति। ज्ञान विमूढ़ आत्मा गूढ़, नट नागर बस प्रकृति। नर रूप या नारायण, ऋणी हुए हम बस प्रकृति। जड़ चेतन कल्याण, कृपा करे बस प्रकृति। जड़ चेतन कल्याण, कृपा करे बस प्रकृति। आत्मसात अंतिम प्रसाद, गोद धरे बस प्रकृति। गोद धरे बस प्रकृति। ये तो एक मेरी सोच है। और बहुत सुंदर, फिर बहुत सुंदर। मेरे पास गंगा बहती है। मेरे पास गंगा बहती है। यहाँ नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट भी है, और राजघाट, कर्णवास, राजा कर्ण जो हुए थे, उनका भी है। तो मैं गंगा के प्रति भी समर्पित हूँ। उनकी 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। उच्च शिखर के पावन स्रोतों से निकली रसधारा, उच्च शिखर के पावन स्रोतों से निकली रसधारा। गंगा मैया नाम पूजनीय, भारत रत्न अपारा। बेग अपार अवश्य धरती पर गंगा करे बसेरा। बेग अपार अवश्य धरती पर गंगा करे बसेरा। जलधारा ने हर डाला, जलधारा ने हर डाला, वसुधा का ताप अंधेरा। भागीरथ की घोर तपस्या से मां तुम हर्षाई। भारती भागीरथ की घोर तपस्या से मां तुम हर्षाई। शिव शंकर की घनी जटा में वास हेतु समाई। शिव शंकर की घनी जटा में वास हेतु समाई। जन जन का उद्धार
तृप्त छाती धरणी कर डाली, जन जन का उद्धार तृप्त छाती धरणी कर डाली, पदचापों की पावनता से, पदचापों की पावनता से षष्ठ भाग सराही, षष्ठ भाग सराही। काफी लंबी है, आप और सुनेंगे? जी जरूर हम सुनेंगे, लेकिन जी एक बात मैं सोच रही थी कि कविता को हम थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। कुछ बातें हैं जो मैं चाहती हूँ जी आपसे करूं। दरअसल जिस समय महिलाओं की स्थिति खराब हुआ करती थी, आप आपके यहाँ कोई आवाज आ रही है घर में? हाँ, थोड़ा सा वो डॉग है वो भौंक गया है। जी अच्छा, हाँ। हाँ, हमारा आपके घर पेट है, पेट डॉग है। तो आप उन्हें दूसरे कमरे में लेके, थोड़ा आवाज दिक्कत कर रही है ना? जी जी। अच्छा जी, आपको अदर जरा से एक बात बता दूं, ये जी मेरा रजनी घर जी। भी पूरा प्रकृति में है। मैं जहाँ ये रहती हूँ, मैंने अपना घर बसाया, मेरे हस्बैंड मैंने, वो पूरा प्रकृति में है, पूरा सारे चारों तरफ पेड़ पेड़। और गाय है हमारे यहाँ, गाय दूध देती है। और देखिए डॉग्स हैं हमारे, और यहाँ बंदर भी बहुत हैं, गिलहरी हैं, सारे अरे जीव वाह! हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रकृति में बिल्कुल। रजनी जी एक बात पूछनी थी कि जी जिस समय महिलाओं की स्थिति खराब थी, जिस समय आपने सोचा कि महिलाओं जी का उद्धार करना है, महिला की जो प्रताड़ना हो रही है, हालाँकि अभी बहुत चीज़ें बदल गई हैं। पुरुषों को भी समझाना पड़ता होगा आपको घर में, उनके घर जाके कि आप इस तरह, कितना मुश्किल होता होगा, या कैसे कर पाती थी आप? और ये बिल्कुल आपने इतना प्यारा प्रश्न पूछा है, और इतना सटीक पूछा है, टेल यू कि वो टाइम इतना क्रूशल था कि लोग कहते थे, अरे रजनी जी के पास मत जाइए, वो तो पुरुष विरोधी हैं। तो मैंने उन्हें फिर समझाया, मैंने कि भैया देखो, मैं पुरुष विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी वो इतनी इज्जत करते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि हमारा सोशल वर्क भी बहुत था। तो मैंने बताया उन्हें कि बिल्कुल कभी नहीं। मैं अपनी जो महिलाएं थी उनको बताया कि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार है, सबसे पहले हमको अपना परिवार देखना चाहिए, परिवार को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा सबसे पहला प्यारा कर्तव्य है। तो उसे पहले करिए, देन फिर बाहर आइए, और फिर अपने आप को, लेकिन अपने आप को पहले समझिए, अपने आप को भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने प्रति वफादार नहीं होंगी, तो आप दूसरों के प्रति भी वफादार नहीं होंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी सोच का आदर करिए, और उसको संभालिए। तो ये मैंने उन्हें समझाया। और फिर पुरुष भाई जो मेरे पास बहुत आते थे, क्योंकि शिक्षा इनमें क्षेत्र में जुड़ने के बाद में लोग बहुत पुरुष भाई आने लगे। तो मैंने उनको सबको समझाया कि देखिए, हमारी बिल्कुल सोच ये नहीं है कि हम महिला सहयोग समिति बना के, इसका मतलब हम ये नहीं चाह रहे कि हम महिलाएं बाहर आ जाएं और घर को छोड़ दें। ऐसा हमारा बिल्कुल कहीं भी 0% भी हमारी सोच नहीं है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि ये, देखिए मैंने उन्हें ये भी बताया मैं कि देखिए, एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और महिला नहीं पढ़ेगी तो ये सारे बच्चे बिना पढ़े रह जाएंगे, क्योंकि भाई उनकी सोच सही सब चलता है। तो फिर उनकी समझ में आ गया। उसके बाद में उन्होंने इतनी इज्जत की है कि आप समझिए, हमारे जब कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें 50-50% हो जाते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इनका मकसद गलत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझाना कि आप उनके हित के लिए सोच रहे हैं, और उन चीज़ों को वो समझ पाएँ, ये भी ईश्वर की ही कहीं न कहीं कृपा रही है आपके ऊपर, जो आप इतना कुछ कर पाई हैं। हमारे साथ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार आप बने रहें, जुड़े रहें। दहेज रहित विवाह भी आपने करवाया है, और इस ओर भी आपका रुझान रहा है, जहाँ पर दहेज से पीड़ित महिलाओं की न सिर्फ सेवा करनी है, या फिर सिर्फ दहेज को हटाने के लिए, उनके उन्मूलन के लिए कुछ विशेष कार्य किया है। तो आपको क्या लगता है, दहेज प्रथा समाप्त होगी कभी?
दहेज प्रथा पर मैंने एक्चुअली विवाह बहुत कराए हैं, लेकिन ये आपका प्रश्न बहुत समीचीन है, क्योंकि ये दहेज प्रथा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की सोच गंदी होती जा रही है, वो इसको कोई भी नहीं सुधार पा रहा। हम लगातार, आप समझिए 1975 से मैं लगातार दहेज रहित विवाह करा रही हूँ, ऐसी बच्चियों के और लड़कों के जो गरीब हैं, और उनको हम देते हैं सॉरी, मैंने ये भी लिखा है कि मैं इनकी दहेज का मतलब है दा माने देना, हेज माने प्यार से, यानी कि वो चीज जो हम प्यार से देते हैं वो दहेज है, ना कि जबरदस्ती मांगी गई चीज। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन और इस कड़ी में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपनी कोशिश ये भी की है, मैंने अपनी पुत्रियों के विवाह में, चूंकि पढ़ जाने की वजह से उनको भी ऐसे मौके मिले कि वो लड़के भी दहेज लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने दहेज नहीं दिया। लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, और दहेज जहां भी मौका मिलता है व्यक्ति जबरदस्ती ले रहा है, और लड़कों को समझता है कि जैसे भुनाया जा सके भुना लीजिए। तो ये बहुत गंदी प्रथा है हमारे देश में, इसको तो बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई ये सब गलत है, जो प्यार से कोई दे उसे ले लीजिए, क्योंकि अपनी पुत्री को प्यार से देगा ही इंसान, लेकिन मांगी मत। लेकिन नहीं मानते लोग, अब उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, सच बताएं आपको। मुझे लगता है रजनी जी, बहुत बेबाकी से आपने इस बात का उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि सभी कहते हैं नहीं हट जाएगा, बहुत समय नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि दहेज प्रथा कभी समाप्त नहीं होगा, ये एक जिम्मेदारी वाला जो जवाब है, जो उत्तर है, मुझे लगता है कि आपने वो कहा है जो बिल्कुल यथार्थ में सत्य है, क्योंकि यही हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, और आगे भी पता नहीं कब तक इन सब चीजों पर लगाम लगेगी। हमारे साथ कुसुम लता जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ एक बात भास्कर मैं राम कहना जी। चाहूंगी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जी जी। अगर हम अपनी पुत्रियों को, हम अपनी बेटियों को समाज में अच्छी शिक्षा, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देके उन्हें पैरों पे खड़ा कर दें, तो दहेज प्रथा खत्म हो सकती है। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। जी। रजनी जी, आपने उन महिलाओं के लिए भी सोचा जो खुले में शौचालय करती है, विवश हैं, क्योंकि उनके पास वैसी कोई सुविधा नहीं है, तो पेशाब घरों की भी स्थापना आपके द्वारा करवाई गई, जहां पर महिलाओं को एक सामाजिक सुरक्षा की जो एक भावना होती है वो अंदर आती है, और ये बहुत बड़ी सोच भी है, और मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है कि महिलाओं के लिए इस ओर भी ध्यान दिया जाए, जो आपने किया है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको क्या लगा कि जो औरतें हैं, जो गांव की औरतें हैं, वो खुले में आप जाती हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ कि उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? ये पीड़ा मेरे अंदर थी। बचपन में भी कभी मैं किसी को एक लड़की का किस्सा हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि छोटी होंगी, मैं 12 साल की होंगी, तब एक बच्ची जो मतलब मेरे बराबर की, मेरी सहेली कहूंगी मैं अपनी, वो मेरे साथ पढ़ती थी, तो उसके साथ में एक ऐसा किस्सा हुआ था। उससे मैं एकदम बहुत ही स्पंदित हो गई थी। उसको किसी लड़के के साथ में उसके परिवार वालों ने बात करते देख लिया था, केवल बात करते देख लिया था, तो उस पे उसको स्कूल जाना बंद कर दिया था, और उसको काफी प्रताड़ित किया था, और उस झगड़े में वो बीमार पड़ गई थी, और बीमार पड़ने के बाद में वो कुछ ही दिनों बाद मर गई थी। तो वो मेरी सहेली भी थी। मैं उससे इतनी पीड़ित हुई थी उस घटना से, तो मुझको लगा कि भाई लड़कियों ने क्या किसका बिगाड़ा है, उनके प्रति क्यों शक किया जाता है, लड़कों के प्रति क्यों नहीं शक करते हम, ये कैसी बात है। तो ये मुझे पीड़ा हमेशा रही। और उसके बाद में भगवान ने मेरे साथ ये भी किया कि मुझे पुत्रियां दी। पुत्रियां जब दी तो लोग कहते थे अरे तुम्हारे हस्बैंड का इतना बड़ा वो है, वो कैसे उनका वंश चलेगा। तो मैंने कहा अरे वंश क्या, इस बात से चलेगा कि लड़के होंगे तभी वंश चलेगा। मैंने की गलत बात है। मैंने कहा देखिए सुनिए, लड़कियों को आप लड़कों से ज्यादा अच्छा बना के और वंश चला सकते हैं, भूल जाइए ये।
तो इस पे कई महिलाओं ने कहा कि हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। तो मैंने कहा मेरी लड़कियों को देखिए, वो आज अपना वंश नहीं चला रही, केवल पिता का भी चला रही हैं और दूसरे घर का भी चला रही हैं। आप ये गलत सोच रहे हैं। तो ये हमको ये विचार फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हम फैलाते नहीं, हम डरते हैं, एक दूसरे से डरते हैं। और ये बिल्कुल खुल के कहना चाहिए हमें कि लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा वो हैं। हम लड़कों को गिना नहीं रहे, लड़के हमारे सिर मोहर हैं, वो भी उतने ही कीमती हैं जितनी लड़कियां हैं। लेकिन जहां अगर उसकी बात भेदभाव की बात आती है, तो ये हम मानने के लिए तैयार नहीं कि लड़कियां कम है, ये कभी नहीं मानेंगे हम। लड़कियों में सोच और करने की क्षमता, और मैं कहूंगी कि कुछ और भी ज्यादा है, लेकिन मौके मिलने और मौके वो खुद ढूंढे। मौके दिए नहीं जाते किसी को, मौके तो खुद ढूंढने पड़ते हैं। अगर मैं चाहती तो यहाँ मौका, छोटी जगह में यहाँ कोई काम नहीं था। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो कुछ दिनों बाद ही कुछ लोग कहने लगे कि अरे आप क्या करती रहती हैं घर में, आपके हस्बैंड तो दिन भर बिजी रहते हैं पेशेंट देखने में, और आप क्या करती रहती हैं। मैंने कहा क्या मतलब भाई, मेरे को काम नहीं है क्या? मेरे को तो इतना काम है कि मेरे हस्बैंड भी मुझे देख के झुक जाएंगे। तो बोले अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? मैंने कि मैं बिल्कुल सच बात कर रही हूँ। तो कहने लगे अरे हमने तो मालूम नहीं किया आपका, आप क्या करती हैं। तो मैंने कहा देखिए ये काम है। तब ये कहना पड़ता है, मतलब नारी को, महिला को अपने बारे में बताना पड़ता है। कोई सुनने के लिए तैयार वैसे नहीं है, ना उसके बारे में देखना चाहता, ना कोई उसकी सुनना चाहता। हमको अपनी बात कहने के लिए बुद्धिमान होना पड़ता है, अपनी बात को वजन देनी पड़ती है। तो ये मेरा मानना है रवि जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात चल रही है बातचीत हमारी, और एक बहुत सुंदर संदेश आया है आदरणीय भास्कर राम स्वरूप जी का। मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर। आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमारा कार्यक्रम पसंद आता है आपको, इसके लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं। इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़ते रहा कीजिए, हमें भी खुशी होगी और हमारे कार्यक्रम को आप शेयर करते मैं रहिए। भी बहुत आभारी हूँ आपके इस कार्यक्रम की, कि आपने इतना प्यारा कार्यक्रम इतनी छोटी उम्र में ही अभी आप कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी रजनी जी, बहुत सारी बातें हैं, उपलब्धियां हैं, सब कुछ है, लेकिन जो रजनी है वो रजनी अंतर मन में कैसी है? अंदर जो रजनी, एक छोटी रजनी अगर अंदर है तो वो कैसी है? उनका व्यक्तित्व कैसा है? क्या वो भी हवा के साथ बहना चाहती हैं? क्या वो भी चांद पर जाना चाहती हैं? क्या खुले आकाश के नीचे तारे गिनना चाहती हैं? आखिर रजनी क्या चाहती है, हम जानना चाहेंगे। रजनी, दुनिया में जो कुछ है ना, भगवान ने जो कुछ भी बनाया सारी चीजें चाहती है। आकाश को छूना भी चाहती है, जमीन के अंदर भी, पाताल पर भी जाना चाहती है, सब कुछ लेना चाहती है। रजनी की एक इच्छा है। वाह, भगवान करे आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। और अगर मैं रजनी जी के बचपन के बारे में पूछूं तो कैसी थी रजनी बचपन में? बचपन में मैं बहुत, कहना चाहिए, हर काम करने के लिए तैयार रहती थी। और मेरे फादर, मेरी मदर, सब मेरी इस बात के लिए अलग से तारीफ करते थे। और मेरे फादर तो कहा करते थे अरे तुम एक ना एक दिन कुछ ऐसा कुछ काम करोगी विलक्षण। तो मैं कहती थी मैं क्या करूंगी। तो वो कहते थे नहीं मुझे मालूम है तुम क्या करोगी, किसी न किसी दिन कोई विलक्षण काम करोगी। तो जब मैंने ये सब करती गई तो मुझे लगा देखो, मेरे पापा कहा करते थे, तो वो बात सामने आ गई मेरे अंदर। कुछ जरूर उन्होंने देखा होगा। तो ये बचपन से ही मेरी बहुत, वैसे भी थोड़ा सा वो लेने की, इनिशिएट लेने की मेरी बहुत आदत थी, कि जब भी कोई भी मेरे फादर या मदर कोई काम की कहते हैं, तो और किसी बच्चे से कह रहे हैं तो वो नहीं करेगा, लेकिन मैं करके खटा कर दे देती थी। और फिर एक और बात बताऊं, बड़ी आज की तारीख में तो वो ऐसी लगेगी कि क्या चीज है। मेरे फादर धोती पहनते थे उस टाइम, तो धोती में कभी वो लग जाती थी कोई, फट गई कहीं से थोड़ी सी, तो बोलते रजनी थे जी, मेरा अरे बेटा कौन मेरा धोती बेटा। पहनता है। धोती पहनते थे ना पहले। मेरा तो बेटा पहनता है धोती आज के समय में। हाँ अच्छा जी। जी।
तो वो उसमें अगर खोता लग जाता था, यानी कि कोई कट गई कहीं से, तो मेरे फादर कहते थे, "अरे! मेरा कौन-सा बेटा कहाँ करेगा?" तो कोई नहीं बोलता था। मैं खटाक से, "अरे! मुझे दीजिए, मैं करती हूँ।" और मैं इतनी बढ़िया रफ़ू करती थी कि वो कहते थे कि बिल्कुल, "अरे! तुमने तो बिल्कुल ऐसा मिला दिया जैसे पता ही नहीं चल रहा कि ये रफ़ू हुई है।" तो ये मेरी आदतें थी कुछ, जो कि हर काम में आगे बढ़ के करने के लिए तैयार रहना और खुशी-खुशी करना। एक मेरी, मैं आपको बताऊँ, सकारात्मक सोच यानी पॉज़िटिव सोच बहुत है। हर चीज़ में मैं आनंद लेती हूँ। जैसे अभी मेरे 12 बजे भी अगर कोई रिश्तेदार आ जाए, तो मैं ये नहीं सोचूँगी कि वो भूखा है तो अब कैसे मैं करूँ? नहीं, बड़े प्यार से, "अरे! अभी लीजिए, अभी 2 मिनट में होता है ये।" तो ये सब मेरी जो थोड़ी पॉज़िटिव सोच बहुत रही है, जिसको मेरे बच्चे भी कह देते हैं कि आप कुछ ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पॉज़िटिव होना भी एक कार्य को करने का बहुत ही आसान और प्लीज़िंग तरीका है, मतलब खुशी आती है उसे करने में। बिल्कुल सही कहा आपने। रजनी जी, आपने कुष्ठ रोगियों की भी बहुत सहायता की है और वैसी जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, उनके लिए भी आप तत्पर रहती हैं, उनके सहयोग के लिए, उनको भोजन और बाकी जो व्यवस्थाएँ होती हैं, उसके लिए। तो ये भी करने की प्रेरणा परिवार से मिली या समाज की दयनीय स्थिति देखकर आपको लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए? पहले परिवार से आई, मेरे भाई ऐसे थे कि अगर रेलवे पर कोई बैठा हुआ है और ठंड में ठिठुर रहा है, तो वो अपना कोट उतार के उसको दे देते थे। तो ये परिवार से भी आई, फिर दयनीय दशा देख के भी आई। तो देखिए, ये जो हमारे यहाँ राजघाट है एक जगह, गंगा का किनारा, उसके पास कोढ़ी बहुत सारे रहते हैं। अब तो कम हो गए हैं पहले से, लेकिन कोढ़ी अभी भी हैं और हम उनको गर्म कपड़े, दवाइयाँ, क्योंकि दवाई मेरे 3 च 4-5 लोग मेरे डॉक्टर हैं। मेरे दामाद हैं, मेरी बेटी है और दोनों 2-3 दामाद हैं, 2 बेटियाँ डॉक्टर हैं। तो इस करके मुझे ये सहायता मिल जाती है कि उनको दवाइयाँ वग़ैरह और बाकी सारी चीज़ें ऐसी हम लोग दे के आते हैं और कपड़े, खाने की चीज़ें, जो भी उनको ज़रूरत होती है, हम पूछते रहते हैं उनसे और वो कर आते हैं हम। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन को शांति बहुत मिलती है। हमें लगता है कि भगवान इनकी रोग दूर हो और ये खुश रहें। बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आपने। कुछ और संदेश आए हैं। बाल साहित्य के बारे में पूछा गया है कि जब आपने बाल साहित्य लिखने की सोची, तो बाल साहित्य में आपने क्या कुछ लिखा है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, खासकर पुष्पलता तनेजा जी का ये प्रश्न है। जी। अच्छा जी, तनुजा जी, एक्चुअली मेरा मन भी बाल है। बाल बालकों जैसे भी, मतलब मुझे छोटी-छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। अगर छोटा-सा एक टॉय होगा ना, वो मेरे को पसंद आएगा। तो मेरा बाल मन है। बाल मन को लेके ही मैंने बच्चों की हरकतों को बहुत नज़दीकी से महसूस किया है कि कितने ये प्यारे, कितने भोले, कितने जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के ये लोग काम जो करते हैं। तो इसी करके मैंने करीब 7-8 मेरी बाल साहित्य में पुस्तकें हैं। अभी नई एक पुस्तक आई है, एक तो बाल उपन्यास भी है उसमें और विष खपरी और अन्य कहानियाँ करके, और बाल कविताएँ तो करीब 5 हैं। अ, इनके नाम हैं, कई नाम हैं इनके, इस समय नन्ही जिज्ञासा और धरती आपकी पर नन्हा आपकी संसार। बेटियाँ को मुझे लगता है जी, ज़्यादा पता है आपके बारे में। जी, जी। हाँ, मैंने उसमें परिचय में मेरा पुस्तकों का नेम भी है सब। वो काफ़ी लिखी है मैंने, और बाल साहित्य में मैंने बताया ना आपको, पद्यात्मक बाल साहित्य का काव्यात्मक इतिहास लिखा है, तो वो भी एक मेरी सोच का ही वो है। बाल बच्चों के प्रति तो मेरे बहुत लगाव है। रजनी जी, साहित्य के क्षेत्र में आपने विदेशों की यात्रा भी की है और जी, जी। बहुत कुछ आज भी साहित्यकारों की जो है न सिर्फ उनका सम्मान करना, साहित्यकारों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी आप आयोजित करती हैं। जी। विदेश
में जी। जब आप हिंदी को बढ़ाने के लिए जाती हैं या हिंदी के बारे में बात करने जाती हैं, हिंदी के माध्यम से जाती हैं, हिंदी के लिए जाती हैं, तो कैसा अनुभव होता है आपको? हिंदी का अनुभव ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। जब हम जाते हैं पूरे हमारा एक ग्रुप है, जो कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए काम करते हैं हम लोग, तो ग्रुप तो कई हैं ऐसे, तो उनमें जब मैं जाती हूँ तो हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ये इस पे ज़ोर होता है कि हम उनको ये बताएँ कि हिंदी का कितना अच्छा देवनागरी जो कि से जुड़ी हुई हिंदी है, वो देवनागरी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसके बहुत सारे गुण हैं ना एक्चुअली देवनागरी के भी तो देवनागरी की में हिंदी है, तो हिंदी के बहुत सारे गुण हैं, तो हमने उन्हें बताया है कि देखिए हिंदी को पढ़ने से एक तो मधुरता आती है और जैसा आप लिखेंगे वैसा ही इसको बोलना होता है। ये नहीं है कि जैसे इंग्लिश वगैरह ये इन चीज़ों में क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं उससे अलग आपकी स्पेलिंग्स होंगी, तो इसमें ये है। तो हम इसके लिए जाते हैं और इसके अलावा वहाँ काफ़ी हमने काम किया। मॉरिशस में तो मैंने कभी 30-35 अपनी पुस्तकें भी डोनेट कर दी हैं उनको, वहाँ की लाइब्रेरी, नागरी प्रचारणी सभा है, वहाँ पुस्तकालय है, उसमें कर दी हैं, जहाँ की आप समझिए कम से कम 400-500 साल पुरानी वहाँ ये सब पुस्तकें हैं और नहीं ज़्यादा कहेंगे महाभारत, रामायण और बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं वहाँ पुरानी-पुरानी उन लोगों ने संचय करके रख रखी हैं, नागरी प्रचारणी सभा मॉरिशस में जो है, तो वहाँ भी है और देखिए ये नीदरलैंड में काफ़ी अच्छा हिंदी का काम चल रहा है। ये वहाँ के जो उच्चायोग के वो हैं, वो भी हिंदू हैं, तो वो भी कर रहे हैं जो कि पहले कभी गए थे, ये 200 साल पहले जब ये फ्रांस वाले ले गए थे इनको तो ये डिफरेंट जगह पे फिजी और इधर चले गए थे। तो ये सब भी लोग का अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग जाते हैं, तो इससे बिल्कुल 100% असर पड़ता है। उन लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं वहाँ के रहने वालों को, तो हिंदी का प्रचार-प्रसार काफ़ी हुआ है। करीब मैं 22 कंट्रीज़ घूमी हूँ, जिनमें कि अमेरिका तो चूँकि मेरी बेटी है, तो इस वजह से जाना हुआ है, नहीं बाकी सारे कंट्रीज़ हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हम घूमे हैं और वहाँ मेरा बहुत अच्छा मेरी पुस्तकें भी काफ़ी हैं विदेशों में, तो इसी बहुत उसमें मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य का काव्यात्मक इतिहास अ जी, कनाडा से उन्होंने डॉक्टर नराली ने रत्नाकर नराली हैं, जी, रायसीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो उन्होंने उसको वहीं से एक और नए रूप में प्रिंट कराया और उसमें जी। बहुत सारी साहित्यकारों की प्रतिक्रियाएँ हैं, जिन्होंने इसको किसी-किसी ने तो साहित्यमाल कहा है, किसी ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा कैसे लिखा आपने, आज तक कोई नहीं लिख पाया और ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा रजनी अच्छा जी, रहा। आपने पूरे जीवन परिचय में एक बात और एक और सम्मान का ज़िक्र मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। 2015 में आपको एक सम्मान दिया गया है, अपराध नियंत्रण सुरक्षा सम्मान। ये सम्मान आपको किस लिए दिया गया? क्योंकि समाज सेवा करती हैं आप, बाकी बहुत जी, सारी जी, चीज़ें जी, हैं, जी। लेकिन ये सम्मान कुछ ख़ास लगा, तो मैं चाहती हूँ कि इसका भी ज़िक्र हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करें। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम लोग इसमें काम करते हैं। जो बच्चे इस टाइप के या लेडीज़ या कोई होती हैं, तो हम गुप्त रूप से इसे ज़ाहिर नहीं करते, गुप्त रूप से वो करते हैं, तो पुलिस वाले और इनसे इनको तो सबको पता चल ही जाती है। तो उसी मद में मेरा बलगम हिंदू मुस्लिम ये हमारा भाईचारा कमेटी है एक, उसकी भी मैं संरक्षक हूँ। तो उसके लेवल से भी हम काम करते हैं। तो ये इनके कार्यों के लिए ही मुझे ये दिया गया। तो ये हमें अच्छा लगता है ये करना। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए आप बहुत कुछ करती भी हैं और बहुत सारे सम्मान से सम्मानित हैं, इतना सम्मान का ज़िक्र मैं कर भी नहीं पाई कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन जो व्यक्तित्व आपका हमने देखा, महसूस किया, सुना, गढ़ा, इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बिल्कुल अद्भुत है, सभी बहुत आनंदित हैं। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगी? आज की जनरेशन के लिए, आज की पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा तो मानना यही है कि समय को वेस्ट मत कर दीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सबसे पहली चीज़ ये है। एक तो इनको ये गुरु मंत्र देना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा
लेथार्जिक हो गए हैं, मतलब कि आज का बच्चा जो है ना मोबाइल इनमें लगा रहता है। तो ये मंत्र देना चाहिए कि जो कल काम करना है आपको वो आज करिए, और आज करना है तो अभी कर डालिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप जीवन में काम नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये बिल्कुल एक सटीक बात है कि जो लोग समय पे काम कर लेते हैं वही आगे निकल पाते हैं, वरना तो अगर उन्होंने जरा भी छोड़ दिया तो फिर वो काम रह जाता है और फिर ओवरलोड हो जाता है। तो एक तो बात ये है, एक वो ईमानदारी और दूसरों के प्रति व्यवहार, ये दो चीजें मैं देख रही हूँ कि ये बहुत बुरी तरह से हमारे देश में व्याप्त हो गई हैं कि ईमानदारी नहीं है, और दूसरों के प्रति हम दुर्भावना जरूर रखते हैं। पता नहीं क्यों हम दूसरे को ये सोचते हैं कि इसमें ये गलतियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, पता नहीं क्यों सोचते हैं। ये नहीं देखते कि हम इसमें अच्छाइयां क्या हैं, अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत बुरी चीज है जिसको नई पीढ़ी को सीखना चाहिए, और मोबाइल में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें। इससे ज्यादा अच्छा है कुछ पुस्तकें पढ़ें, कुछ अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आए जिससे कुछ अच्छा उनसे सीख सकें, क्योंकि जितने अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे उतना अच्छा सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उम्र उनकी ज्ञान लेने की है, तो ज्ञान जहां से भी मिले उसको लेना चाहिए। ये नई पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा यही है। और मोबाइल बिल्कुल कम सही इस्तेमाल। सही कहा आपने। जहाँ से ज्ञान अर्जित हो वो ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए, और समय की बर्बादी करना बिल्कुल अनुचित है। अभिदा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है। और सभी इसी तरह कार्यक्रम से हमेशा बने रहिए। आलोक कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। समय बहुत तेज़ी से रजनी जी अ, भाग रहा है, और हमारे जो किरदार का है वो आखिरी पड़ाव आ गया है। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जी जी मैं चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी रजनी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, शीघ्र जुड़ेंगी। एक बेहतरीन शख्सियत से हम बातचीत कर रहे थे, और कितना कुछ इंसान करना चाहता है अपने जीवन में। इस उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया, बहुत कुछ किया है, और हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं उनकी उपलब्धियों को। 1975 में उन्होंने एनजीओ खोला, और इतने लंबे अरसे तक लगातार समाज की सेवा करना, महिलाओं को न सिर्फ उत्पीड़न से बचाना बल्कि महिलाओं के लिए छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से, छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाने की जो एक कोशिश है, रजनी जी ने बखूबी की है। और इस पटल के माध्यम से मैं उन्हें बहुत साधुवाद देती हूँ। उनका संदेश हम जानना चाहते थे, लेकिन थोड़ी देर हम देखते हैं अगर वो हमसे जुड़ पाती हैं, क्योंकि कार्यक्रम को स्थगित करने का समय हमारा हो गया है। और आप सभी से एक ही विनती करती हूँ कि आप सब कार्यक्रम को ज़रूर देखा करें, उसे शेयर किया करें, ताकि हमारी जो एक कोशिश रही है नए-नए किरदारों से मिलवाने की, और परिचर्चा के माध्यम से समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखने की, और समाज को एक नई दिशा देने की, वो बेहतर तरीके से तभी हम कर पाएँगे जब हमें आपका साथ मिलेगा। हालाँकि बहुत साथ मिलता है और साथ की दरकार है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे साथ आप सब बने रहें। नेटवर्क की दिक्कत है। जुड़ गई हैं रजनी जी, उनका संदेश हम लेंगे और कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। रजनी जी, बहुत-बहुत स्वागत है दोबारा हाँ, से आपका। जी, जी। नहीं पुनः वो अभिनंदन। इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, जी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ बात गया था नहीं, कुछ, सॉरी। कोई बात नहीं जी रजनी जी, हम सब कहीं न कहीं नेटवर्क के गुलाम हैं, और जी नेटवर्क जी के बिना हम नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को जितना जिस जिजीविषा के साथ आपने कार्य किया है, और इतना कुछ आपने परिवर्तित किया सबके जीवन में, कहीं न कहीं बदलाव आपकी वजह से आया है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप समाज को इस देखिए, कार्यक्रम सबसे के पहले माध्यम? मैं खुद दर्शकों को और जो हमारे विद्वान बैठे हुए हैं सभी को मेरा हृदय से नमन, वंदन। इसके लिए समाज के लिए मैं कहूंगी कि समाज को हमारे को
सबसे पहली चीज है कि हमको महिलाओं पुरुषों में भेदभाव करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं किसी की मोहताज नहीं है। देखिए कहीं कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं। और बड़ी खुशी की बात भी है, ये भी है कि चेंज हुआ है, बहुत काफी चेंज हुआ है और चेंज होगा। लेकिन अभी बैकवर्ड एरियाज में, छोटी जगहों पर अभी वो चीजें देखने में बहुत कम आ रही हैं। तो उनके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो अच्छी महिलाएं हैं, ये ना सोचें कि हम शहर में ही जाके रहें, छोटी जगहों पे भी उन्हें जाके ग्रुप्स बना के और एसोसिएशंस के द्वारा वहां जाके उनको थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए और उनकी पीड़ाओं को भी सुनना चाहिए और भाइयों को भी लेना चाहिए। क्योंकि वो आपने एक बात कही थी कि भाइयों के प्रति अगर हमारा पूरा विश्वास और उनको एक निर्देश या जो कुछ भी कहें हम सलाह नहीं देंगे, तब तक भी काम नहीं हो सकता। तो उनको भी हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे भाइयों बिना हम बहनें कहीं की नहीं है। एक सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो हमारे पूरे आधे 50% हमारे बल है, हमारा बल है, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जहां ये होते हैं हमारे, हमको बल देते रहते हैं, वहीं हम आगे निकल जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे भाइयों को और थोड़ा सा जिन जो लोग पिछड़ी हुई महिलाएं, उन भाइयों को आगे आने की जरूरत है। और उसके लिए हम लोगों को सबको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। देखिए केवल ये ऐसा वर्क नहीं है कि हम ये कह दें कि वो लोग सुधरे, वो उनको बेचारों को पता ही नहीं है। क्योंकि लिटरेसी बहुत ज्यादा है अभी भी। क्योंकि मैं ऐसी जगह में रहती हूँ कि लिटरेसी इतनी ज्यादा है कि अभी भी बच्चों को भेजने का कोई नहीं है पढ़ने के लिए। कितनी मुश्किल से बुलाए जाते हैं बच्चे, काफी हद तक एब्सेंट हो जाते हैं और उनको बुलाया जाता है। तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं कि इनको ये सब चीज दें हम, तो इससे ये आएंगे। ये सब है। हालांकि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज कितनी अच्छी चल रही हैं कि वो लोग सब चीज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल में आते नहीं है और पेरेंट्स भी जागरूक नहीं है। इसी वजह से मैं कहूंगी, और तो नहीं तो बेचारे वैसे तो चाहते हैं। तो ये सब बातें, खुश रहें सब, बहुत स्वस्थ सुंदर, रहें। बहुत बहुत खूबसूरत आपके विचार हैं। हमारे साथ आदरणीय नीलम पोद्दार जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपके साथ हुई और बहुत कुछ आपने कहा और जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र में अपनी मिट्टी से जुड़कर अपनी मिट्टी के लिए कार्य किया है, ये एक प्रेरणा की बात है। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम बड़े अधिकारी, बड़े लोग जो तथाकथित बड़े लोग हैं, वो सब अपनी-अपनी जड़ों के पास जाएँ, रजनी जी से सीखें कि अपनी जड़ों को कैसे मजबूत किया जाता है, अपनी जड़ों से जुड़कर अपने लोगों के लिए कैसे कार्य किया जाता है। रजनी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार और तमाम श्रोताओं का, दर्शकों का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आप आते हैं, तो हमें संबल मिलता है और हम इस तरह से नए-नए किरदार तलाशते रहते हैं। बहुत-बहुत आप सभी का आभार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बहुत सुंदर, जय हिंद। मेरा भी बहुत बहुत आभार और प्यार।